नमस्कार बच्चों, हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, आपने हमारे लास्ट वीडियो में मानव भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अध्याय 1 से संबंधित 3 वीडियो अब से पहले हमारे द्वारा अपलोड किए जा चुके हैं। पहले वीडियो में हमने मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमारा जो दूसरा वीडियो था वो मानव भूगोल की प्रकृति और अध्ययन क्षेत्र से संबंधित था। हमारे तीसरे वीडियो में बच्चों आपने मानव भूगोल का जो विकास हुआ है, समय के अनुसार जो विकास हुआ है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त। आज का जो हमारा वीडियो है बच्चों, वो नेक्स्ट चैप्टर से संबंधित है, दूसरे अध्याय से संबंधित है। दूसरा जो अध्याय है उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अध्याय 2 से संबंधित जानकारी आज हम प्राप्त करने वाले हैं। और अध्याय दूसरा जिसका नाम है विश्व की जनजातियां। विश्व के अंदर कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, इसके बारे में इस दूसरे अध्याय में बताया गया है। विश्व की जनजातियों के नाम से दूसरा चैप्टर इसके बारे में बताया गया। बच्चों, अध्याय में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों की बेसिक जानकारी जरूरी है। देखो, जनजाति के समानार्थी 3 शब्द सुनने को मिलते हैं जो जनजाति के समान ही प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में समान होते नहीं। देखिए कौन कौन से शब्द हैं। आप जो पहला शब्द देखने वाले हो वो आता है प्रजाति के रूप में, प्रजाति। दूसरा जो आता है वो आता है जनजाति के रूप में, जनजाति। और बच्चों, तीसरा जो आता है तो विशेष रूप से यदि हम देखें तो जाति के रूप में आता है। अब इन तीनों में, जाति में, जनजाति में और प्रजाति के अंदर जो भेद होता है वो समझना बहुत जरूरी है। तो हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि प्रजाति किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, प्रजाति मानव की किस्म को प्रदर्शित करती है। मानव कौन सी वैरायटी का है। साधारण शब्दों में नहीं ऐसा नहीं कि मानव की वैरायटी कौन सी है, तो मानवीय जो किस्म है, मानव की जो वैरायटी है, उसको प्रदर्शित करने का जो कार्य करती है वो प्रजाति करती है। यानी प्रजाति के द्वारा हम मानवीय नस्ल को प्रकट करते हैं। अब कभी आपने मानवीय नस्ल के बारे में भी सुना है कि मानवीय नस्ल क्या होती है? तो देखो बच्चों, मानवीय नस्ल का मतलब है मानव की किस्म से, कि मानव कौन सी किस्म का है, हम किस प्रकार के हैं। आपने बहुत ऐसे देखा होगा, सुना होगा, पूरे विश्व के अंदर जो मानव मिलता है क्या वो एक ही समान मिलता है, एक ही तरह का है क्या? वे आप देखेंगे हम जो आपस में हैं वो कभी भी एक दूसरे से समान नहीं है। किसी की लंबाई ज्यादा है, किसी की लंबाई कम है, कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी की नाक लंबी है, किसी के कान बड़े हैं, किसी का चेहरा सपाट है, किसी का गोल है। तो शारीरिक संरचना, तो शारीरिक संरचना के आधार पर जब मानव का अध्ययन किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? प्रजाति कहलाती है। प्रजाति शारीरिक संरचना के आधार पर मानव का अध्ययन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रजाति। तो प्रजाति शब्द का मतलब हो गया प्रजाति मानवीय नस्ल को प्रकट करती है, मानवीय किस्म को प्रकट करती है। दूसरा जो शब्द आया जनजाति के, जनजाति किसे कहते हैं, जो आज हमारी चर्चा का विषय भी है। हम थोड़ी देर बाद में भी चर्चा करेंगे, फिलहाल अर्थ के ऊपर चलते हैं जनजाति किसे कहते हैं। देखिए, जब मानव का सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर अध्ययन किया जाए और एक पिछड़े हुए समूह को यदि कोई दशा प्रदर्शित कर रही है, तो मानव एक ऐसा पिछड़ा हुआ समूह जो आज भी आदिम अवस्था में रहता है,
उसे हम किसके नाम से जानते हैं? जनजाति के नाम से। और तीसरी जो चीज आती है बच्चों, वो आती है जाति के रूप में। जाति किसे कहते हैं? तो देखिए, ये हमारे भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था का एक प्रारूप था। हमारे भारत में तो 4 वर्ण बताए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो जिस घर में हमारा जन्म होता है, जिस परिवार में हमारा जन्म होता है, हमारे माता पिता जिस जाति के होते हैं, वो जाति ही हमें अपने आप मिल जाती है। तो पारिवारिक आधार पर या फिर हम ऐसा के सामाजिक आधार पर जो कुल से हमें प्राप्त होती है, परिवार से हमें प्राप्त होती है, वो क्या होती है? जाति। खैर, तीनों का अर्थ आप समझ गए होंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं विश्व की जनजातियों की। तो जैसे जनजाति शब्द आया होगा, आपके दिमाग में आ गया होगा कि हम मानव के एक ऐसे समूह की चर्चा करने वाले हैं जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से आज भी कौन से स्वरूप में है? पिछड़े हुए स्वरूप। देखिए, मानव भूगोल का जो विकास हुआ, मानव जो विकास कर रहा था, ऐसा तो नहीं कि अचानक आज की स्थिति में मानव आ गया, हो ही नहीं सकता। तो मनुष्य अपने आदिम स्वरूप से वर्तमान तक आते आते मनुष्य ने बहुत सारे परिवर्तन किए, लेकिन इन परिवर्तनों के बाद भी विश्व के अंदर आज भी कुछ लोग ऐसे रहे हैं, आज भी मानव के कुछ समूह ऐसे मिलते हैं जो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, यानी उनमें अभी भी तकनीक का ज्ञान नहीं, कुशलता नहीं है, शिक्षा का प्रसार नहीं है, जन जागरूकता नहीं है। तो ऐसे जो आदिम सभ्यता में आज जो लोग मिल रहे हैं, जो आदिम समाज के रूप में हमारे सामने दृष्टिगत होते हैं, ऐसे पिछड़े हुए लोगों को ही किसके रूप में जाना गया है? जनजाति के रूप में जाना गया है। अब जनजातियां क्या होती हैं? एक निश्चित सामाजिक रीति रिवाजों वाली होती है, सामाजिक परंपराओं वाली होती है। तो जनजातियों की एक निश्चित सामाजिक संरचना और सामाजिक रीति रिवाज, और इन निश्चित सामाजिक संरचनाओं और रीति रिवाजों के आधार पर ही ऐसी जनजातियां अन्य लोगों से अपने आप को अलग बनाएंगी। देखो, मानव का इतिहास लंबा रहा है। मनुष्य शिकार करने लगा होगा, भेड़ पालन करना सीखा, बकरी पालन करना सीखा, कृषि करना सीखा, पशुपालन करना सीखा, और वहां से बढ़ते बढ़ते आज के औद्योगिक मानव तक मनुष्य आ गया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में मनुष्य का स्वरूप क्या होता गया? बदलता गया। पर्यावरण के साथ समायोजन करने की प्रक्रिया के दौरान उसने अपने आप को बदला, पर्यावरण को बदला। लेकिन आज भी कुछ जगह ऐसी दशा हमें देखने को मिलती है जहां मनुष्य अपने आप को प्रकृति की आधिपत्य से बचा नहीं पाया। आज भी वो प्रकृति की अधीनता की स्थिति में, प्रकृति के दास के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। तो जहां कहीं भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, उस स्थिति में रहने वाले लोगों को ये किसके नाम से जानते हैं? जनजाति के नाम से जाना जाता है। अब आपने विशेष रूप से गौर करने वाली बात यह है कि जनजातियां रहती कहां निवास। तो देखिए, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जितने भी विपरीत भाग माने हैं, जो मानवीय निवास के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है, उन सभी भागों में जनजातियां निवास करती हैं। अब अनुकूल नहीं है तो कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं? देखिए, या तो बहुत ज्यादा ठंडे भाग होने वाले हैं, बहुत ज्यादा ठंडे भाग होने वाले हैं, या बहुत ज्यादा गर्म भाग होने वाले हैं, या फिर कौन से होने वाले जहां पे बरसात बहुत ज्यादा होती, वर्षा की मात्रा ज्यादा होने वाली। तो वर्षा कहाँ ज्यादा होने वाली है? जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र के होने वाले, या फिर उबड़ खाबड़ भाग होने वाले हैं, या फिर अनुज्जव भाग होने वाले हैं, या फिर मरुस्थलीय भाग होने वाले। तो ऐसे सभी क्षेत्र जहां पर वर्षा की मात्रा बहुत कम मिलती है या फिर बहुत ज्यादा मिलती है, उन क्षेत्रों में विशेष रूप से जनजातियों की बसावट देखने को मिलती है। और आज का जो जनजातियों का स्वरूप है, उसको इन बसावट के आधार पर क्या किया गया? अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया।
तो जो अलग अलग रूप हमारे सामने आने वाले कौन कौन से आने वाले, देखो कहाँ कहाँ जनजातियां रहने वाली, या तो कहाँ रहने वाली है, जो बहुत ही ज्यादा ठंडे प्रदेश, शीत प्रदेश है। तो शीत प्रदेशों का नाम जैसे ही आएगा आपको दिमाग में आना चाहिए टुंड्रा प्रदेश का नाम। किसका नाम आना चाहिए? टुंड्रा प्रदेश। तो विश्व में जो टुंड्रा प्रदेश है वहां पे कौन निवास करता है? जनजातियां। तो टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाएगा? शीत प्रदेशों में रहने वाली जनजाति, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले पिछड़े हुए लोग, जनजाति वाले लोग। तो ऐसी जो जनजातियां मिलेगी उन जनजातियों को निवास के आधार पर क्या किया गया? अलग अलग भागों में बांटा है। तो देखिए कौन कौन से भाग हैं जनजातियों में रहने वाली, कहां कहां रहने वाली है। तो एक तो आ गया कौन सा? शीत प्रदेशों के निवासी, शीत प्रदेशों के निवासी, ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोग, शीत प्रदेशों के निवासी जो बहुत ज्यादा ठंड में रहते हैं। दूसरा कौन सा आएगा? उष्ण प्रदेशों के लोग, उष्ण दशाओं में रहने वाले लोग, उष्ण प्रदेशों के लोग जो उष्ण प्रदेश में रहते हैं, यानी जो गर्म प्रदेश में रहते हैं, गर्म दशाओं वाले क्षेत्र में रहते हैं। या तो क्या होने वाला है? भूमध्य रेखा के आसपास रहने वाले लोग, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग। या फिर क्या आने वाला है? उष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग, उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों में रहने वाले, उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों में रहने वाले लोग। या समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में रहने वाले लोग, समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में रहने वाले लोग, समशीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेशों में रहने वाले लोग। और या फिर कौन सा आएगा? जो अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ भाग होते हैं, दुर्गम पहाड़ी प्रदेशों में रहने वाले लोग, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग। तो बच्चों देखो जनजातियां मिल रही है विश्व के अंदर, वो विश्व रूप से 6 भागों में मिल रही है। क्या विश्व की जो जनजातियों को हमने विभाजित किया है वो मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा है, और इन क्षेत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। तो कौन कौन सी करती है? देखो शीत प्रदेश यानी जो टुंड्रा प्रदेश वाला भाग है, टुंड्रा प्रदेश वाले भाग में निवास करने वाली जनसंख्या जो है और उसमें जो जनजातियां पाई जाती है विशेष रूप से किन किन के रूप में मिलती है? या तो एस्किमो के रूप में मिलेगी, किसके रूप में मिलेगी? एस्किमो। और या किसके रूप में मिलेगी? सैमोयेड्स के रूप में, सैमोयेड्स। तो टुंड्रा प्रदेशों में जो जनजाति रहती है वो विशेष रूप से कौन कौन सी रहती है? एक तो एस्किमो जनजाति के रूप में, और दूसरी किसके रूप में रहती है? सैमोयेड जनजाति के रूप में निवास करती है। उष्ण प्रदेश यानी गर्म क्षेत्र जो हो गए, गर्म क्षेत्र कौन कौन से होने वाले हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां रहने वाली है? जैसा कि बुशमैन जनजाति कहाँ रहती है? कालाहानी मरुस्थल में। तो गर्म मरुस्थलीय भागों में रहने वाली जनजाति कौन सी होगी? बुशमैन। ठीक इसी प्रकार से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, विषुवत रेखा के आसपास या भूमध्य रेखा के आसपास जो जनजातियां रहती हैं उनको किसके नाम जाना जाता है? भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय प्रदेशों में रहने वाली जनजाति। तो ऐसी जनजातियों में किसको शामिल किया गया है? या तो अफ्रीका के अंदर कौन से? पिग्मी। दूसरा कौन सा है? सेमांग। ये कहां रहते हैं? मलेशिया के अंदर। और एक होता है कौन सा? सकाई। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में रहने वाली जो जनजातियां हैं उनमें विशेष रूप से किसको शामिल किया गया है? एक तो किसको शामिल किया गया? पिग्मी को शामिल किया गया है, एक सेमांग को शामिल किया गया है, और तीसरा किसको शामिल किया गया? सकाई को शामिल। 3 जनजातियां ऐसी हैं जो विशेष रूप से कहां रहती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, या फिर हम ऐसा कहें कि विषुवत रेखीय प्रदेशों की श्रेणी में शामिल की जाती है। अब
अब उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में रहने वाले दशाएं तो गर्म है, लेकिन गर्म दशाओं के साथ साथ में घास भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? घास भी पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में रहने वाली जो जनजाति है उसमें किसको शामिल किया गया है? एक तो देखिए मसाई जनजाति, इसको शामिल किया गया है मसाई जनजाति। और एक अरब के बद्दू, कौन से हैं? बद्दू, अरब के बद्दू। ये जो मसाई है ये कहाँ मिलती है? केन्या के अंदर मिलती है। कहाँ मिलती है? केन्या के अंदर। और बद्दू नामक जो जनजाति है, बद्दू वो कहाँ पाई जाती है? अरब के मरुस्थल के अंदर बद्दू नामक जनजाति पाई जाती है। तो ये उष्णकटिबंधीय भाग की है, और उष्णकटिबंधीय भाग होने के साथ साथ में यहाँ पे घास के मैदान में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में रहने वाली जो जनजाति है उसको हम इसके नाम जानते हैं। विशेष रूप से केन्या के अंदर रहने वाली मसाई जनजाति को शामिल किया गया है, और अरब के अंदर रहने वाले बद्दू लोगों को विशेष रूप से इसके अंदर शामिल किया जाता है। बच्चों नेक्स्ट देखिए समशीतोष्ण घास के मैदानों में रहने वाले, समशीतोष्ण घास के मैदान यानी गर्मी नहीं है लेकिन पूरी तरह ठंड भी नहीं, सम जलवायु पाई जाती है, लगभग सम जलवायु देखने को मिलती है। तो शीतोष्ण जलवायु की दशाएं देखने को मिले और वहां पर क्या मिले? घास के मैदान पाए जाते। तो शीतोष्ण जलवायु वाले घास के मैदानों में जो जनजाति पाई जाती है उनको समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जनजातियों के रूप में जाना जाता है। तो जैसे किर्गिज लोग, कौन से आगे? किर्गिज, ये किर्गिज। तो ये किर्गिज जो लोग होते हैं कहाँ निवास करते हैं? रूप से समशीतोष्ण जलवायु के जो प्रदेश हैं वहां पे रहने वाले लोगों को किर्गिज या किर्गिज के रूप में जाना जाता है। अब ये कहाँ मिलते हैं? विशेष रूप से हम देखें एशिया का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है और कैस्पियन सागर के सहारे जो क्षेत्र फैला हुआ, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ये आपने सुना होगा। तो वो पूरी की पूरी जो बेल्ट है जहां पर समशीतोष्ण जलवायु की दशाएं पाई जाती हैं और साथ साथ में घास के मैदान में पाए जाते हैं। तो ऐसे जनजातियों के निवास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के रूप में जाना जाता है। अंत में हम बच्चों चलते हैं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों की, ऐसे प्रदेश जहां की भूमि उबड़ खाबड़ है, जहां पर्वत पाए जाते हैं, उबड़ खाबड़ घाटियां पाई जाती हैं। ऐसे उबड़ खाबड़ घाटियों वाले भागों में, पर्वत वाले भागों में जो जनजातियां निवास करती हैं उनको क्या कहा जाता है? दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों की जनजातियों के रूप में जाना जाता है। अब ऐसी जनजातियां कहाँ निवास करती है? जो विश्व के दुर्गम उबड़ खाबड़ पहाड़ी भाग होने वाले हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, भारत के अंदर नागालैंड के अंदर रहने वाली कौन सी? नागा जनजाति के बारे में सुना होगा। भारत के मध्यवर्ती भाग में राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और गुजरात, तीनों के बीच जो संक्रमण क्षेत्र है उसमें रहने वाली कौन सी जाति? भील जनजाति के बारे में सुना होगा। उसके अलावा मध्यवर्ती भारत में विंध्याचल, सतपुड़ा जो पहाड़ियां हैं उनके क्षेत्रों में रहने वाली आपने गौंड जनजाति के बारे में सुना होगा। तो भील जनजाति है, नागा जनजाति है, गौंड जनजाति है, टोडा जनजाति है, ये सारी ऐसी जनजातियां हैं जो विशेष रूप से कहाँ निवास करती है? दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। और इन पहाड़ी भागों में इनकी जीवन यापन की क्रियाएं संपन्न होती है। अब बच्चों ये चीज देखो, ये 6 भाग हमने देखे, ये 6 के 6 भाग ऐसे हैं जो मानवीय बसाव के दृष्टिकोण से प्रतिकूलताओं को दर्शाएं, यानी यहाँ पर अनुकूल दशाएं देखने को नहीं मिलती। तो आप अपने दिमाग में एक चीज सेट करके रखिए कि जनजातियां विशेष रूप से उसी क्षेत्र में रहेंगी या मिलेंगी जहां पर्यावरण संबंधी प्रतिकूलता है, या हम ऐसा कहें जहां पर वातावरण संबंधी जो दशाएं हैं वो मानवीय बसाव के लिए अनुकूल न होकर प्रतिकूल हैं, और ऐसी प्रतिकूल दशाओं के कारण ही वहां पर जनजातियों का निवास देखने को मिलता है। अब ऐसी प्रतिकूल दशा हो सकता है ठंड की मात्रा ज्यादा हो, या हो सकता है गर्मी की मात्रा ज्यादा हो सकता है बरसात बहुत ज्यादा हो रही हो सकता है बरसात बहुत कम हो रही हो सकता है भूमि उबड़ खाबड़ हो सकता है कृषि नहीं हो रही हो।
ठीक है। तो ऐसे पेड़ों का बहुत ज्यादा सांकलन, वनस्पति वनाच्छादन की मात्रा ज्यादा देखने को मिल रही। तो ये सारे के सारे जो क्षेत्र आने वाले हैं वो किसके रूप में आने वाले हैं? प्रतिकूल पर्यावरणीय दशाओं के रूप में आने वाले हैं। और इन प्रतिकूल पर्यावरणीय दशाओं के कारण ही आज भी जो मानव के कुछ विशेष समूह हैं वो पिछड़ी हुई अवस्था में है, वो बाहरी संसार से, बाहरी लोगों के साथ संपर्क में नहीं आ पाए। और बाहरी संपर्क में नहीं आने के कारण ही सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक रीति रिवाजों के दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक परंपराओं के दृष्टिकोण से उन्होंने अपने आप को बाहरी लोगों से बिल्कुल अलग बना रखा। बाहरी लोगों से उनका कोई संपर्क नहीं होने के कारण वो आज भी अलग थलग पड़े हुए। तो ऐसे अलग थलग पड़े हुए लोगों को ही मुख्य रूप से किसके रूप में जानते हैं? जनजातियों के रूप में जानते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में किसकी चर्चा की? प्रजाति किसे कहते हैं, जनजाति किसे कहते हैं, जाति किसे कहा जाता है, जनजातियां क्यों उत्पन्न हुई हैं, जनजातियां कहाँ रहती हैं, और विश्व के अंदर जो जनजातियों के मुख्य निवास क्षेत्र पाए जाते हैं वो कौन कौन से क्षेत्रों के रूप में मिलते हैं। ऐसी कहाँ कहाँ पर्यावरणीय प्रतिकूलताएं मिलती है जिन क्षेत्रों में जनजातियों का विशेष रूप से सांकट देखने को मिलता है। पूरे विश्व के अंदर कहीं भी हम जाएंगे तो इन 6 क्षेत्रों को जब हम ध्यान में रखेंगे तो विश्व की अधिकांश जनजातियां इन्हीं 6 क्षेत्रों के अंदर निवास करने वाली। अधिकांश जनजातियां इन 6 क्षेत्रों में से कहीं न कहीं रह रही हैं। तो ये जनजातियों के विशिष्ट क्षेत्र थे जहां जनजातियां विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। तो बच्चों, ये आज का हमारा वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी एक जनजाति की चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है।